रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियों के लिए जाना जाने वाला यह चैनल आपके लिए लेकर आया है एक और दिल दहला देने वाली कहानी। गीता कक्षा 12 की छात्रा है। वह आजमगढ़ जिले के महोगनी गांव में अपने पिता राजेंद्र व माता छबीली देवी तथा एक भाई जो उससे छोटा है, जो कि कक्षा 9 में पढ़ता है, रहते हैं। गीता एक मेहनतकश लड़की है। उसके पिता किसान हैं। जब भी वे हल बैल लेकर खेत पर जाते तो गीता भी उनके साथ खेत में कुदाल लेकर चली जाती और खेत के कोने की गुड़ाई करती, फिर आ जाती और फिर अपने पिता के लिए घर से खाना पानी ले जाती। गीता घरेलू काम की ओर मेहनतकश तो थी ही, साथ ही खुद मेहनत से पढ़ना और अपने छोटे भाई गोलू को पढ़ाना भी उसको बहुत अच्छा लगता है। गीता ने जब 10वीं पास की तब उसके घर से स्कूल बहुत पास था, लेकिन जब उसने 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया तो उसका स्कूल घर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। राजेंद्र ने उसे एक साइकिल खरीदकर उन दिनों लाकर दिया, जिससे बिटिया को स्कूल जाने में दिक्कत ना हो और 12वीं तक की पढ़ाई उस स्कूल में पूरा कर ले, तब आगे की सोचेंगे। गीता को पढ़ाई में रुचि थी। उसने 12वीं में मैथ लिया, लेकिन मैथ की कोचिंग आसपास न होने की वजह से गीता का मन दुखी रहने लगा। कक्षा में जो मैडम पढ़ाती थी वह एक बार ही बताती थी। यदि बीच में किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो उसकी खैर नहीं, बिना चांटा मारे और 4 बात सुनाए कुछ नहीं बताती। गीता की 2 सहेलियां थी, प्रीति और अनीता। गीता ज्यादातर अनीता से ही बातें करती थी। यदि किसी प्रकार की कॉपी या स्कूल से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होती तो गीता अनीता के घर चली जाती। दोनों गप्पे मारते और फिर गीता आ जाती। प्रीति का घर अनीता के घर से काफी दूर था, इसलिए वहां जाना गीता के लिए मुमकिन ना हो पाता। साथ ही वहां जाने के लिए एक बगीचे से होकर गुजरना पड़ता है। इस बगीचे में गांव वाले कहते हैं चन्नू की घरवाली मर के चुड़ैल बनी है और वह इसी बगीचे में ही रहती है। चन्नू गांव का ही एक बुजुर्ग है। बताते हैं कि उनकी घरवाली सरिता देवी कुछ साल पहले आत्महत्या कर लिया। परिवार का कलह ही उसका मुख्य कारण था। गांव वाले कहते हैं वह इसी बगीचे में चुड़ैल बनकर रहती है। अगर गांव में किसी को भी बुखार चढ़ गया तो पहली शंका चन्नू की घरवाली पर ही जाता है। गांव में आज भी भूत प्रेत को बहुत माना जाता है। कुछ हद तक यह सत्य भी है, क्योंकि जब आत्मा है तभी परमात्मा है। तभी तो चारों ओर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वर्षों से ये क्यों बने हैं? इनमें लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? कोई तो शक्ति है इनमें। आज गीता स्कूल नहीं गई। गीता को बुखार था तो उसने एक एप्लीकेशन अपनी सहेली के घर अपने भाई गोलू के हाथ भिजवा दिया। गीता की मां ने गांव के ही एक झाड़ फूंक वाले बाबा बंसीधर से जाकर के कुछ भभूति लेकर के आती है। बंसीधर बाबा ने भभूति दिया और कहा जाओ बिटिया के माथे पर लगा देना और थोड़ा सा चाट लेने के लिए भी दे देना। छबीली देवी ने ऐसा ही किया। सुबह तक गीता पूरी तरह फिट हो गई। वह बड़े शौक से स्कूल गई। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जो सहेली गीता की काफी दूर रहती थी, जिसका नाम प्रीति था, उसके भैया और भाभी पूना से आए हुए थे। कुछ दिन गांव में छुट्टी बिताने के लिए वो लोग आए थे, तो प्रीति के भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो उसके भैया और भाभी ने सोचा इस बार गांव में ही सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए लोगों ने काफ़ी तैयारी वगैरह कर ली थी। प्रीति ने भी गीता और अनीता को अपने घर भतीजे के बर्थडे पार्टी में बुलाया। अब गीता को अपनी माँ छबीली को और अनीता को अपनी माँ को मनाना था। वहाँ भेजें या न भेजें, क्योंकि पार्टी शाम की थी और आने में देर हो सकती थी और रास्ता उसी बगीचे वाला था जिसमें चन्नू की बीबी चुड़ैल है का हल्ला है। जैसे तैसे काफी रो पीट कर अनीता और गीता ने अपनी माँ को पटा लिया। माँ ने हाँ कर दी। जैसे ही दोनों की माँओं ने हाँ कहा, दोनों सजने संवरने के बारे में सोचने लगे। आज प्रीति के घर पार्टी है। केक कटने का शाम को 6 बजे का समय निश्चित हुआ है। ये सब पहले से ही निश्चय कर लिया गया था और खाना खाने का समय 7 बजे निश्चित था।
यह भी तय कर लिया गया था और प्रीति ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। कुछ खास जान पहचान वाले लोग ही इस पार्टी में आमंत्रित थे। शाम के 6 बजने वाले थे। प्रीति के यहाँ अभी अनीता व गीता नहीं पहुंचे थे। वो बहुत बेचैन हो रही थी। थोड़ी ही देर में देखा तो गीता अपने भाई के साथ और साथ में अनीता दिखाई दिए। प्रीति ने सबका स्वागत सत्कार किया। ठीक 6 बजे केक कट गया और पार्टी शुरू हो गई। समय किस तरह बीत गया पता ही नहीं चला। रात के 9 बज चुके थे। जब घड़ी 9 बजा रही थी तभी गीता ने जोर से अनीता को बुलाया। बोली, घर नहीं चलना है क्या? तब अनीता ने भी टाइम देखा तो दोनों घबरा गए। दोनों प्रीति के यहाँ से तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़े। अब रास्ते में गीता और उसका भाई गोलू, साथ में अनीता, तीनों लोग अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में बगीचा आ गया। यह वही बगीचा है जहां चन्नू की घरवाली चुड़ैल है, ऐसा प्रचलन है। जहां चन्नू की घरवाली चुड़ैल है, इस नाम से यह इलाका, यह बगीचा प्रसिद्ध है। और इस बगीचे में दिन में तो कोई भी जा सकता है, आ सकता है, उसे कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन रात में कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज इन तीनों को उसी बगीचे से होकर आना था। जैसे ही बगीचे में तीनों पहुंचने वाले होते हैं, सामने एक पेड़ की डाल बहुत तेज गति से हिलने लगती है। तीनों डर जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। अनीता कहती है, ये प्रीति को भी बर्थडे की पार्टी शाम को ही करना था, थोड़ा दिन में कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन इन्हें क्या पता, ये तो उसके भाई का फैसला था। जिस वक्त पेड़ की डाल हिल रही थी तो इन लोगों को इस बात का भय हो गया कि चन्नू की घरवाली तो नहीं है। इनमें गोलू थोड़ा हिम्मती था। उसने अपने साथ पार्टी में जब जा रहा था, उसे मालूम था कि शाम हो सकती है, रात हो सकती है। वह घर से लाठी भी ले गया था। उसने जिस डाल को हिलने की आवाज आ रही थी, उसी डाल पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दूसरे पेड़ की डाल हिलने लगी और वह डाल जो पहले से हिल रही थी वह बंद हो जाती है। जब गीता, अनीता और गोलू तीनों बगीचे में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल के हिलने से काफी डर चुके थे, उसी वक्त एक घटना और घट जाती है। उसी बीच एक घटना और घटती है। अचानक गोलू बहुत जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर जय कपीसतिहु लोक उजागर के उच्च ध्वनि को संबोधित करने लगता है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। इस घटना में गीता बहुत डर जाती है। तीनों 10 बजे तक घर आ जाते हैं। घर आने पर गीता के पिता ने गीता और गोलू को बहुत खरी खोटी सुनाई। सुबह के 7 बज चुके थे। गोलू उठ चुका था, लेकिन आज गीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसके काफ़ी तेज बुखार था और शरीर भी काफ़ी गर्म हो रहा था। गीता की माँ ने गीता के माथे पर हाथ रखा तो डर गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए गीता के पिता को कहने लगी और गीता के पिता ने कहा, अभी इतनी सुबह सुबह क्लिनिक नहीं खुलती, कहो तो पास के गांव से वैद्य जी के यहाँ जाऊं और कुछ दवाई वगैरह ले आऊं। गीता के माँ ने कहा, कुछ भी करो, मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए बस। गीता के पिता राजेंद्र तुरंत वैद्य जी से दवा लेने निकल पड़े। सारी बात वैद्य जी को बताई। अगर वैद्य जी ने तुरंत दवा दी तो गीता ठीक हो सकती है। इसलिए राजेंद्र ने वैद्य जी को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, बुखार भी बहुत तेज है। वैद्य जी ने यह सोच करके कि जो मैं दवाई दे रहा हूँ, इस दवाई से इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, तो उन्होंने तुरंत पुड़िया बना करके सीधा दवाई राजेंद्र जी को दे दिया। गीता के पिता ने तुरंत लाकर गीता की माँ छबीली देवी को देते हैं। लेकिन दवा देने के 4 घंटे के बाद भी बुखार का वैसे ही बना रहना छबीली देवी को कुछ शंका में डाल रहा था। उन्होंने तुरंत तांत्रिक बाबा बंसीधर के पास जाकर सारी बातें बताने लगी, जो गांव से बाहर बगीचे में कुटिया बनाकर रह रहे थे। जैसे ही बाबा बंसीधर ने आंख बंद की, 1 मिनट के बाद बोली, अरे छबीली, तेरी बेटी तो बहुत संकट में है रे। उसे चन्नू की बहू ने अपने कब्जे में ले लिया है। जा अपनी बेटी को फौरन ले आ।
छबीली देवी भागती हुई आती हैं और गीता को अपने साथ बाबा बंसीधर की कुटिया में ले जाती हैं। ज्यों-ज्यों गीता बंसीधर बाबा की कुटिया की ओर एक एक कदम बढ़ाती है, उसके चेहरे से रोने की भाव आने लगते हैं, आंखों में आंसू छलकने लगता है, क्योंकि बाबा बंसीधर बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग झाड़ फूंक करवाने के लिए आते हैं। जैसे ही गीता कुटिया में पहुंचती है, उन्होंने तुरंत एक मंत्र मारा और नींबू काट कर बोले, आओ बेटी, इस चौकी पर बैठ जाओ। गीता उनकी चौकी पर बैठ जाती है। बाबा बंसीधर ने तुरंत लौंग और कपूर अगरबत्ती जलाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी गीता की आवाज बदल जाती है, बोलती है, बाबा ने पूछा, क्या रे, तुझे अब कोई नहीं मिला तो तूने इस बच्ची को ही अपना शिकार बना डाला? बोल, क्यों तूने इसे परेशान किया? कौन है तू? कहां से आई है? इतना सुनते ही गीता के अंदर आज उस आत्मा ने कहा, बाबा, मैं सरिता हूं, इसी गांव के चन्नू पाल की बहू हूँ। मेरी बहुत दुखद कहानी है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी में ज़्यादा दहेज नहीं दे सके, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी। खेती किसानी से जो भी होता था उससे वह अपनी दवाई ही करवाते थे। हम 3 बहनें थी, सबसे छोटी मैं ही थी। ससुराल आने के बाद मेरी सास बात बात पर मुझे ताने मारती रहती, क्या रे चन्नू, तू अपनी बहू को छोड़ क्यों नहीं देता? तेरी शादी ऐसी जगह करूँगी जहाँ से बहुत दान दहेज मिलेगा। ऐसी बातें मेरी सास मेरे पति से रोज रोज दिन में 20 बार कहती। मुझे कभी भी मेरे पति ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सास से तंग आकर वो प्रदेश कमाने चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद अब सासू ने मुझे ही छोटी छोटी बात पर डांटने लगी। मुझे रोज रोज की किचकिच बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने खाना बनाया मगर सब्जी में नमक कम था। इसी बात को लेकर मेरी सासू ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी, देखो गांव वालों, जब से चन्नू प्रदेश गया है हमें ये ऐसे खाना खिलाती है, कभी सूखी खवाती है, कभी ज़्यादा नमक डाल देती है, कभी कम नमक डाल देती है। अरे हम कोई जानवर हैं क्या? मेरी सभी गांव वालों से विनम्र निवेदन है कि मेरी और मेरी बहू सरिता का चूल्हा अलग कर दिया जाए। गांव वालों ने मेरी सास को काफ़ी समझाया, पर वह अपने चूल्हे को अलग करने पर आमादा रही। मेरी ससुर बहुत सीधे थे, उनकी घर में एक न चलती, उनकी बात गधे की लात जैसी थी। आखिरकार मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया। अब मैं और मेरी सास दोनों एक ही घर में अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाते और रहने लगे। मेरा मन इस बात पर ज़्यादा चिंतित होने लगा कि वो परदेश से आएंगे तो क्या कहेंगे। मेरी सास तो कुछ भी कान में भर देगी और वह वही बात मान लेंगे। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी पता चला गांव के ही एक चाचा हैं, उनका बेटा जुगनू भी वहीं कमाने जा रहा है जहां मेरे पति यानी चन्नू गए हैं। इसे सुनकर मेरी आत्मा को कुछ सुकून मिला। चलो मैं जुगनू को सारी बात बताऊंगी और वो जा करके यहाँ की सारी बात उन्हें यानी चन्नू को बता देगा, नहीं तो वो मेरी ही कमी निकाल देंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही मैंने जाकर सारी बात जुगनू भैया को बता दी और ये भी कहा कि उनके जाने के बाद उनकी माँ ने पूरा गाँव बुलाकर क्या किया। लेकिन मेरी सास ने मुझे जुगनू भैया के यहाँ से आते हुए देख लिया। थोड़ी ही देर में मेरी सासू जुगनू भैया से मिलने जाती है और उसे 100 रुपए देकर यही बताती है, कहती है, ये लो बेटा 100 रुपए किराए भाड़े के रख लो, काम आएंगे। और जो मेरी बहू ने कहा है तुम्हें सीधा सिर्फ उसका उल्टा ही समझाना है चन्नू को। जुगनू भैया बोले, काकी मैं समझ गया, तुम टेंशन ना लो, मैं वो करूंगा, तुम्हें यकीन भी न रहने का। इस घटना के ठीक 1 हफ्ते के बाद मेरे पति चन्नू शहर से गांव आ जाते हैं। मेरी सास उनसे बात नहीं करती, वो हालचाल भी नहीं पूछती। उन्हें लगा कि ये सब मेरा करा धरा है। उन्होंने आते ही घर में 2-2 चूल्हे देखे, आग बबूला हो गए। मुझे एक थप्पड़ मार दिया। क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी इसलिए मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी उस दिन उनसे बात नहीं की। सब शांत थे, माहौल मातम की तरह लगने लगा, जिंदगी वीरान सी लगने लगी। मैं भी बिना कुछ खाए पिए ही सोने की कोशिश करते हुए रात काटने लगी, लेकिन मन नहीं माना। एक झटके से उठी और रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। दुखद का
पहाड़ इतना भयावह था कि जिसे ढोते ढोते अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सब कुछ छिन चुका था। 9 बजे की ट्रेन पटरी पर आने वाली थी। मुझे लगा कि मेरी नींद इस पटरी पर ही आएगी। मैं लेट गई और ट्रेन के गुजरने के बाद मेरी कहानी भी गुजर गई। बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मुक्त कर दो। बाबा बंसीधर ने गंगा जल का छिड़काव करके कहा, जा, आज से तू इस मृत्यु लोक के चक्र और माया मोह से मुक्त है, तुझे मैं आजाद करता हूं। गीता शांत हो जाती है और ठीक होकर अपनी मां के साथ घर आ जाती है। चन्नू की बहू का अंत हो गया, कहानी समाप्त हो गई। कहानी कैसे लगी इसको जरूर बताइए। कमेंट में ऐसी ही कहानियों को जानने, समझने, सुनने के लिए आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स न्यू स्टोरी की लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक दंदनाती हुई रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।